और वो लोग हैं जो आपकी तरह जो टीवी पे भी दिखते हैं और यूट्यूब पे भी आते हैं, लेकिन आप क्योंकि टीवी की उपज है तो जिम्मेदारी से बात करते हैं। मैं भी अपने आप को उसी कैटेगरी में रखता हूँ। कोई ऐसा नॉइज़ नहीं होना चाहिए जिसमें न्यूज़ ना हो। मैं तो अपनी वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बोला कि अगर आपको एक तरफा सुनना है तो मेरा वीडियो आप मत देखिए। मैं आप व्यूज के लिए कतई काम नहीं कर रहा हूँ। वायरल होना तो दूर की बात, मैं व्यूज भी ना आए तो कोई बात नहीं। मीडिया एक ऐसी जगह है जहां आज आप संगी हो जाएंगे और आप बीजेपी के दल्ले हो जाएंगे, आप बीजेपी के चापलूस हो जाएंगे। कल सुबह जब आप सो के उठेंगे तो तब तक आप हो जाएंगे आरजेडी वाले, तब तक हो जाएंगे आप राष्ट्र विरोधी, तब तक आप हो जाएंगे वहां रोज सुबह शाम बदलता रहता है। हम लोग टीवी में टीआरपी तो हफ्ते में आती है, सोशल मीडिया पर आदमी का पाला रोज बदलते रहते हैं वहां बैठे लोग। इस बार का चुनाव बिहार का कैसे अलग था? एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग सोशल मीडिया को अपना स्पेस बनाए हुए और उसी से बहुत लोग गवर्न होते हैं। हम लोग फील्ड में थे, हर आदमी पूछ रहा प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, दिख नहीं रहे थे। जनसुराज कहीं जमीन पे दिखाई नहीं, कोई जाने नहीं। प्रशांत किशोर से मिले आप? प्रशांत किशोर से मिले। उनकी क्या डिग्री है? पत्रकारिता और पॉलिटिक्स, ये दोनों में डिग्री का कोई मतलब नहीं। वो जो सत्ता पक्ष है उसकी कमजोरी पे चुनाव जीतना चाहते हैं, अपना कोई कैनवस नहीं क्रिएट करना चाहते, अपनी दुनिया नहीं मजबूत करना चाहते हैं, ऐसा है क्या? जितना मौका ईश्वर ने और बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव को दिया, उतने में अगर वो करे होते तो नीतीश कुमार कभी खड़े ही नहीं हो पाते। आप प्रोग्राम करते हैं, माहौल क्या है? कभी किसी नेता कार्यकर्ता आप गए और या फिर जनता वहाँ पे उसने बोला छोड़ो ना यार, कैमरा बंद करो, असली माहौल हम तुमको बताते हैं, आप ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ और कोई नेता ये दावा भी नहीं कर सकता कि मुझसे ज़्यादा माहौल बता देगा। आपकी और चिदम्बरम पुराने वित्त मंत्री की एक पौराणिक कथा है। चिदम्बरम जी निकले जब मैं माइक तो मैं सम्मान में खड़ा हो गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो मैंने उनसे कहा सर नो प्रॉब्लम। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आज हमारे साथ हैं पत्रकारिता की दुनिया का एक ऐसा नाम, इन्हें परिचय की ज़रूरत नहीं है, चलिए फिर भी बता देता हूं, राजीव रंजन। देसी अंदाज है इनका, इनकी पहचान है, सटीक पत्रकारिता इनकी खासियत। सालों से टीवी न्यूज़ की रफ्तार में अपनी अलग अलग चाल मिलाते हुए चल रहे हैं। न्यूज़ 24 के सुपरहिट शो माहौल क्या है को नई ऊंचाइयां देने वाले राजीव केवल एक एंकर नहीं, लोगों की नब्ज पकड़ने वाले कहानीकार की तरह हैं। मैं उन्हें सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर नहीं जानता, हम पुराने साथी हैं, दोस्त हैं। और हाँ, एक बात और बता दें आपको, ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, बल्कि कहूँगा इंटरव्यू है ही नहीं, ये मुलाकात है दो पुराने सहकर्मियों का, दो पत्रकारों का, दो रिपोर्टरों का, जिन्होंने न्यूज़ रूम में कभी कभी बहस भी की और कॉफ़ी मशीन के पास जाकर देश को बचाने के लिए मीटिंग भी किया। राजीव बिहार से लौटे हैं, वहाँ उन्होंने चुनावी तापमान से लेकर जनता का असली मूड तक सब महसूस किया। आज हम उनसे जानेंगे बिहार की गलियों में असल माहौल क्या था, चाय की दुकानों पर कैसी गप्पें चलीं, नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा था और जनता के दिल में क्या था। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें होगा अनुभव भी, हंसी भी और बिहार की राजनीति की गहराई भी। राजीव अपने विट के लिए जाने जाते हैं। राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव, स्वागत है आपका। नमस्कार पवन जी, जो मेरा आपने परिचय दिया तो मैं दर्शकों को मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आज के 2 दशक या उससे पहले की बात है, मैं ईटीवी का संवाददाता था और जी न्यूज़ में बतौर संवाददाता में इंटरव्यू देने के लिए गया था। यूसुफ अंसारी उन दिनों ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने 3-4 रिपोर्टरों को बुलाया था, जिसमें मैं भी एक था। 3 लोगों को बुलाया था, मैं भी एक था, और 2 ही पहुँचे, तीसरे पहुँचे नहीं उस दिन किसी वजह से। इंटरव्यू दे के शाम को हमारे करीबी कुछ लोग थे, उनसे पवन जी की अच्छी जान पहचान थी। शाम को पहुँचे तो बातचीत में जिक्र आया कि मैं इंटरव्यू जी न्यूज़ का दे के आज आया हूँ।
इन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कौन था इंटरव्यू लेने में, मैंने 3 लोगों का नाम बताया। पवन जी ने मेरे सामने उसमें से एक व्यक्ति को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि रिपोर्टर के लिए आपने जो है आज इंटरव्यू किया, बुलाए थे महाराज किसी को? तो बोले हाँ 3 को बुलाए थे, 2 आए थे, अभी देखते हैं तीसरे वाले कभी। कह रहे हटाइए ना, वो राजीव रंजन बहुत बढ़िया आदमी, बढ़िया रिपोर्टर है, मैं जानता हूँ। उधर से उन्होंने कहा हाँ बातचीत में समझदार लग रहा था, तो कहे आप क्या बुलाना है, रखिए ना, वो बढ़िया आदमी है। मेरे सामने की बात है। तो जी न्यूज़ में मेरे पत्रकारिता का करियर शुरू करने में यूसुफ अंसारी और दूसरे जो मेरे वकील वो पवन जी हैं, इसीलिए इन्होंने जब मुझसे फ़ोन किया तो मैं बिहार से भी आया था, जैसे ही इन्होंने फ़ोन किया कि पॉडकास्ट करना है तो मैं इनको अपने बड़े के तौर पे भी मानता हूँ, तो मैं ना न कर सका। तो अब बात, आपने मेरा परिचय दिया, मैंने आपका दिया, नहीं, अब बातचीत शुरू कर। ये परिचय जो है उसमें वो उसमें मज़ा नहीं आया फिर उस परिचय में। नहीं देखिए उसमें मिलावट है। नहीं, कोई मिलावट नहीं है, सच सामने आना चाहिए। और मैं पवन जी, जितने लोगों ने मेरे करियर में, मेरे संघर्ष के दौरान जी, और मेरे जीवन में जिन लोगों ने भी कंधा लगाया है, मैं उनका सार्वजनिक तौर पर हमेशा नाम लेता रहता हूँ और उनका ऋणी रहता हूँ। नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये बताइए कि बिहार में माहौल कैसा था? बिहार गए तो आप भी थे, पूरा आपने देखा ही होगा। मैं तो देखिए पवन जी, मेरा जो आपकी निगाहें अलग है, आपके लिए नजरिया अलग वो है। ठीक है, सबका अलग अलग। मैं आपको बताऊं, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, मेरा तो 365 दिन का कार्यक्रम है। जी, किसी दिन थक गया अलग बात है, घर का कोई काम है अलग बात है, कोई दोस्त मित्र आ गया, शादी विवाह मरना जीना है तो अलग बात है। नहीं तो आमतौर पर मेरा कोई वीकली ऑफ है नहीं, कोई होली दिवाली है नहीं, मैं रोज अपना कार्यक्रम करता हूँ। जी, तो जब मैं कुंभ से लौटा, कुंभ भी मैं देरी से गया क्योंकि दिल्ली का चुनाव हो रहा था। हाँ, तो कुंभ से लौटने के बाद मैंने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं। तो होली के दिन ही सुबह सुबह मैंने ये तय किया कि कल सुबह मैं बिहार जाता हूं, अच्छा, मार्च में। ओके, तो मैंने ऑफिस में कह दिया कि मैं कल बिहार जाऊंगा। तो हमारे ऑफिस में हमको इस तरह की आज़ादी है कि हम जहाँ जाना चाहते तो जाते हैं। तो मैं बिहार गया। मैंने कहा अभी चुनाव बहुत दिन है, बिहार दिखाते हैं उन जिलों की खासियत। आपसे भी मैंने फीडबैक लिया जी, था। जी, आप इतना ट्रैवल करते हैं, आपका फेसबुक अकाउंट जो है उसमें दुनिया भर के देशों में आप इतना लिखते पढ़ते हैं बिहार के बारे में। कुछ कुछ आपसे भी, आपके फेसबुक पोस्ट से भी मैंने जानकारी इकट्ठा जी, की, आपको फ़ोन भी किया था। तो मैंने सोचा बिहार के जिलों जिलों को दिखाते हैं। और उसी दौरान जिसमें मैंने राजनीति का कोई बात नहीं की थी, उसमें पूसा रोड, दिल्ली का पूसा रोड का नाम क्यों है पूसा रोड, ये बताया, मोकामा दिखाया, आपसे फीडबैक जी, लिया जी, था जिम कॉर्बेट वाला। हमने डेहरी ऑन सोन में वो डालमिया नगर दिखाया, तो लालू का गांव दिखाया, नीतीश का गांव दिखाया, ये सब चीज़ें दिखाई। पॉलिटिक्स चुनाव ने 20 दिन का मेरा दौरा। उसी बार मुझे लग गया कि नीतीश कुमार को आने से एनडीए को कोई नहीं रोक सकता। और जब जब मैं जाते रहा उसके बाद SIR शुरू हुआ, फिर गया। राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की, फिर गया। उसके बाद चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया, तो 2 चरणों में 20-20 दिन तब गया। कुल मिला के 100 दिन से ज़्यादा ही मैं रहा। तो मुझे पहले, जब मैं पॉलिटिक्स की और राजनीति की, चुनाव की बात नहीं कर रहा था तब भी, जी, और चुनाव के घोषित होने के बाद भी, कहीं कोई संदेह नहीं था कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा। अब 6-7 महीने से जाते आते रहे, सो कठिन कौन सा था बिहार की राजनीति को समझना या बिहार की सड़कों को नेविगेट करना? दोनों में से कठिन कौन सा है? नहीं देखिए, सड़कें तो जबरदस्त बन गई हैं। राजनीति पेचीदा है। राजनीति पेचीदा है। और इसलिए भी पेचीदा है ना कि बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी है अब, साधन से, संगठन से, नेतृत्व के स्तर पर, कमिटमेंट के स्तर पर। वो दूसरी पार्टी के नेताओं और वर्कर्स में वो बात है भी नहीं। खाली ये कह देना कि बीजेपी जीत गया, हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, उनका नेतृत्व देखिए कितना कमिटेड रहता, उनके कार्यकर्ता कितने कमिटेड है, उनके पास साधन है, उनके पास समीकरण है, वो सब कर लेते हैं सर। उनको जैसे ही लगता है कि हम कमजोर हो रहे हैं, इस चीज से कमजोर हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें जैसे ही यूपी में झटका लगा, विधानसभा चुनाव में झटका लगा, जैसे ही सीटें कम हुई, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर इतनी बातें कह के गए थे, बुला करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। 1 मिनट लगा उनको।
दारा सिंह चौहान बाय इलेक्शन हार गया 50,000 वोट से एमएलए का, उनको बना दिया कैबिनेट मिनिस्टर। उनको चुनाव जीतना है, जिसको ले आना ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, सबको सेट कर लेते हैं। ये दूसरी जगह पर वो कहते हैं न सूत न कपास जो लाहम में लट्ठम लट्ठा। तो ये विपक्ष के लोग चुनाव से पहले ही आपस में इतना तनातनी, इतना प्रेशराइज करना, इतना वो सबका असर भी तो है। बिहार के क्योंकि अभी संदर्भ आ गया है, कौन से राज्य की राजनीति ज़्यादा पेचीदा है, उत्तर प्रदेश या बिहार? और थोड़ा सा और आसान करते हैं सवाल को, कौन ज़्यादा मतलब क्या फ़र्क है दोनों में? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति तो सब तरफ एक ही तरह की है। सब जगह राजनीति का मतलब ही पेचीदा है। अगर आपके चेहरे पर तिल है और मैं उसको काला दाग साबित कर सकूं, अगर ये कौशल मेरे अंदर है, जो आपकी खूबसूरती है काला तिल होना, और मैं उसको बदसूरती, काला तिल या दाग या कोई बीमारी साबित कर दूं, ये कौशल है राजनीति का। और यही कौशल जिसके पास होगा वही पॉलिटिक्स कर पाएगा। तो वो पॉलिटिक्स चाहे दिल्ली में कर रहा हो, चाहे महाराष्ट्र में कर रहा हो, चाहे त्रिपुरा में कर रहा हो, चाहे बंगाल में कर रहा हो, चाहे बिहार में कर रहा हो, चाहे यूपी में कर रहा हो, मुझे लगता है हर जगह पॉलिटिक्स का यही रूप है। इसमें ये कहना कि वहां पेचीदा यहाँ पेचीदा नहीं। हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में आप कह सकते हैं कि इनको पहचानना मुश्किल है, इनको पहचानना मुश्किल है, इनको पहचानना मुश्किल है, वो ज़्यादा टेढ़ी चाल चलते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस को आप रीड कर सकते हैं, कुछ के दिल में जो है वही जुबान पर है। ऐसा राजनीति ऐसे ही काम करती है। राजनीति तो ऐसे ही चलती है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में और ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार से जैसे पूरी दुनिया में, और बिहार तो चाणक्य की धरती है। हाँ, पूरी दुनिया में इकोनॉमी एक ही जैसे काम करती है। अब इस बहुत टाइम से प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, आपको देखते हैं स्टार की तरह। अरे भाई, कई बार सराहना करते हैं आपकी, कई बार फ़क्र होता है, लोगों को बोलते हैं टीवी पे जब लोग देख रहे होते हैं आपको तो कहते हैं देखो राजीव रंजन मेरे मित्र हैं। उसमें से कुछ लोग यकीन करते हैं, उसमें से कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं। पर ये बताइए कि इस प्रोग्राम ने आपको एक पत्रकार के रूप में कैसे शेप अप किया? पवन जी, ईमानदारी की बात तो ये है कि इतना मैंने, और कभी कभी मुझे ईर्ष्या भी होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रोग्राम को इतनी लोकप्रियता मिलेगी या लोग इसके जरिए से मेरे को इतना बड़ा चढ़ा के पेश करेंगे। लेकिन ये तो जरूर है कि इस देश का आम आदमी जो है, उसके हर सब्जेक्ट पर उसकी अपनी एक राय है और वो भी बोलना चाहता है। अब वो सुनना नहीं चाहता बहुत, वो भी बोलना चाहता। आप देखिए सोशल मीडिया पर हर आदमी लिख रहा है, हर सब्जेक्ट पे लिख रहा है, वो उसकी भड़ास कहाँ निकलेगी? मेरे कार्यक्रम के जरिए लोगों को ये लगता है कि वो भी उसी बदकही में शामिल है। वो जो कहना चाह रहे हैं उसमें से भीड़ में से किसी ने ये बात कह दी है, या वो जो काउंटर करना चाहते हैं किसी को, वो राजीव रंजन कर रहा है उसी हिसाब से। वो बहुत को रिलेट करते हैं। और मैं ऐसी जगहों पर बैठता हूँ, ईश्वर ने मुझे शक्ल सूरत भी ऐसी ही दी है और मैं कपड़े लत्ते से भी ऐसे ही रहता हूँ कि आम आदमी को लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारे घर का आदमी है, हमारे घर का आदमी। आपको मालूम है आज तक जिंदगी में मैंने मेकअप किया नहीं, कभी मैंने शूट करने से पहले बाल ठीक किए नहीं। जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ, जैसे रहता हूँ, कोई जमीन पर बैठा है तो सड़क पे बैठ के बात करता हूँ। तो उसके लिए एक्टिंग नहीं करता। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं एक्टिंग नहीं करता। मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे ही अपने शो में बात करता हूँ, वैसे ही मैं अपने घर में बात करता हूँ, वैसे ही मैं फ़ोन में बात करता हूँ। यह आवाज़ का मॉड्यूलेशन, नमस्कार, सुनिए, ये सब मेरे आता नहीं और न मैं ये सब करता हूँ। आप कोशिश नहीं करते? मैं तो कोशिश करता हूँ, फिर भी अटेंड नहीं कर पाता हूँ उसको। मैं जब आया था शुरू में आया था तो टीवी में ये बड़ा बीमारी थी। लोग कहते थे कि आवाज़ की और बड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, कहाँ नुक्ता है कहाँ नहीं। तो मुझे लगता था कि यार इतना क्या है, नॉर्मल रहो ना। देश का आम आदमी तो इतना ध्यान नहीं देता। ठीक है, लेखनी में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, लिखावट में, क्योंकि वो पढ़ा जाता है, वो दस्तावेज है। बोले जाने में, शब्दों को बोलने में
फर्क हो सकता है। जैसे मैं आजमगढ़ बोलता हूँ, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ और मैं आजमगढ़ बोलता हूँ। आपको 100 में से 95 लोग आजमगढ़ बोलते हैं। वो आजमगढ़ है आजमगढ़। आजमगढ़। हम बोलते क्या है, कहो आजमगढ़ चल बा, आजमगढ़ सब आजमगढ़ ही, आजमगढ़ ही बोलते हैं, आजमगढ़ कोई नहीं बोलता। और बहुत लोग एक दूसरे को टोकते हैं, क्या यार अपने जिले का नाम भी ठीक से नहीं ले रहे हो, आजमगढ़ 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 की हो। लेकिन आप बस स्टैंड पर भी जाएंगे, बनारस बस स्टैंड पर चिल्लाएंगे तो वो वहाँ बस का जो क्लीनर है वो भी यही चिल्लाता आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़, और वहाँ पढ़ा लिखा प्रोफेसर भी बोलता आजमगढ़, मेरे जैसा पत्रकार भी बोल रहा आजमगढ़ है आजमगढ़। आप इसको लेकर के फंसे रहेंगे तो मुझे लगता है मूल चीज़ पे होता क्या है, आप मेकअप करने में, आप अपने को कैरी करने में, आप शब्दों की शुद्धता में, आप सामने वाले को पहले से सवाल आपने बनाए रखे हैं, आप इसी में इतना उलझे रहते हैं कि सामने वाला भी कंफर्टेबल नहीं होता, आप खुद भी आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हम लोग। अच्छा, टीवी जब आप आए थे, ये बड़ा, ये भी क्योंकि अभी इस वक्त ये सवाल नहीं पूछूंगा तो आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा। जब टीवी पे आप आए थे तो आपके और हमारे आने में ज़्यादा 5-7 साल का फासला रहा होगा। उस वक्त के टीवी में और इस वक्त के टीवी में क्या फ़र्क लगता है आपको? कुछ जो गहराई थी वो हम लोग लूज़ कर गए हैं, थोड़ा उठल्लूपन हो गया है, थोड़ा उज्जड़पन हो गया है, हल्के हो गए हैं पवन जी? या लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा? देखिए, लोगों को बोलने की बहुत जल्दी है, लिखने की बहुत जल्दी है, फेमस होने की बहुत जल्दी है। आप उस कैटेगरी में अभी भी फॉल नहीं करते, मैं भी नहीं करता। हम लोग शायद ट्रेडिशनली उस तरह से बने हुए हैं जिसमें ट्रेनिंग की वैल्यू है, लेकिन काफ़ी कुछ बदला है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर पहले हमारे दादाजी के एक सहायक थे, तो जब कोई गलती उल्टी करता था कोनो बात, तो वो भोजपुरी में हमेशा कहते थे, अरे उमरिया का दोस्त बा। तो वो कई बार हर चीज को वो कहते थे कि उम्र का दोष है, इस उम्र में ये चीज होती है। मेरा मानना है कि टीवी में लोग जो पत्रकार बने वो सिंपल ग्रेजुएट ज्यादा आए। पत्रकारों को बुरा नहीं लगना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन किया और बहुत अर्ली एज में, क्योंकि डिमांड ऐसा था, आपको यंग होना था, आपको एनर्जेटिक होना था। तो उस समय आपको याद होगा टीवी में अखबारों के 10-5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं आए। टीवी हल्का माध्यम है, इसमें कौन जाएगा, ये कितना दिन टिकेगा। तो नए नए लड़के आए, कम कम उम्र के, बीए किया, कहीं से जर्नलिज्म का कोर्स किया, चले आए। इतना 21, 22, 23 साल की उम्र में आप शुरू का देखेंगे तो ऐसे ही लोग ज्यादा आए थे। एक तो ये मैं कारण मानता हूँ, हम लोग आए थे पके पकाए, बहुत उम्र बीत जाने के बाद आए, तो हमको टीवी का नहीं शुरू में पता चल पा रहा था। आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, जिन जिन एंकरों के साथ बाद में मैंने काम किया और बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये उन एंकर्स को जब हम हॉस्टल के कॉमन हॉल में उनको बुलेटिन पढ़ते देखते थे तो हम लोग सिविल सर्विसेज देते थे। थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमको साहित्य का, जनरल स्टडीज का, पॉलिटिक्स का, एक्सटर्नल अफेयर्स का, इकोनॉमी का, थोड़ा बहुत तो सबको होता है जो सीरियसली दे रहा है। तो हम लोग आपस में यही चर्चा करते थे कि यार हम लोगों से ये छोटी ही उम्र के होंगे या हमारी ही उम्र के होंगे, यार ये सब कितना जानती हैं एंकर्स को। हमें ये नहीं पता था कि ये टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रही हैं। हमें ये लगता था कि यार ये तुरंत आर्थिक समीक्षा बजट के दिन बजट पे बात कर रही हैं, तुरंत फिर पॉलिटिक्स पे बात कर रही हैं, तुरंत रेलवे पे बात कर रही हैं, तुरंत इकोनॉमिक सर्वे पे बात। कितना इनको ज्ञान है यार। अब कैसा लगता है? नहीं, जब वो बाद में लोगों ने कहा कि अरे यार वो लिखा पढ़ते हैं, वो स्पॉन्टेनियस थोड़ी नहीं है, तो हमको लगा कि अच्छा तो फिर लिखने वाला काबिल होगा। फिर बाद में ये पता चला कि नहीं, राजनीति की खबर कोई और लिख रहा है, इकोनॉमी की कोई और लिख रहा है, विदेश मंत्रालयों की कोई और लिख रहा है। फिर ये भी पता चला कि कान में भी टॉक बैक लगा रहता और एक समझदार व्यक्ति वो बोलता रहता, अब ये पूछो, अब वो पूछो। बहरहाल ये तो मॉडस ऑपरेंडी है टेलीविजन की। जी, आप जो बात कह रहे थे, तो हम लोग जब आए, मैं अपना ही किस्सा आपको मज़ेदार सब सुना देता हूँ। मैं ईटीवी में जब आया था तो कविता शर्मा थी, वो सुन भी रही होंगी, तो
हमारी सीनियर थी, वो मुझे बहुत भाई की तरह स्नेह करती थी। मैं अकेले यहाँ रहता था तो अक्सर वो मेरे लिए खाना भी दोपहर का बना के लाती थी। तो हमारा उनका भाई बहन सा रिश्ता है अभी भी, हालांकि मुलाकात कम होती। मुझे याद है मैं पहली बार टीवी की रिपोर्टिंग में पीटीसी करने गया। कौन सा साल रहा होगा? वही सन 2002 के आसपास। ओके। तो मैं पहली बार जब गया था तो गांधी जी की स्मृति से मैंने 2 अक्टूबर पे कोई पीटीसी की। तो गांधी जी और शास्त्री जी को मिला करके मेरा कंटेंट तो बहुत अच्छा था पढ़ाई लिखाई के आधार पर जो मैंने, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे वो पीटीसी मैंने 2.5 मिनट में बोली थी। और कैसे बोली थी? धीरे धीरे। लाल के भाई पहली बार कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों शख्सियत ऐसे करके मैंने बोला था। तो मैं वो पीटीसी लेके आया और थोड़ा मन में उत्साह भी था कि पहली बार टीवी पे मैं दिखूंगा। मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने कविता शर्मा जी को वो टेप दिया और मैंने कहा कविता जी यार देखिए मैंने कैसा बोला है। तो लगा के 20 सेकंड तक सुनी और उन्होंने वहीं पे डिलीट कर दिया। 30 सेकंड तक सुनने के बाद तो डिलीट कर दी। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। मैंने कहा इतना मुझे कि तुम पागल हो, किसी को दिखाना नहीं, ऐसे करते हैं? अरे जल्दी जल्दी बोलो, 30 सेकंड में बोलो, 45 सेकंड में ख़त्म किया जाता है। तुम 2.5 मिनट का तो पैकेज चलता है, तुम 2.5 मिनट तुम्हारा भाषण कौन सुनेगा? और इसे धीमी गति का समाचार में नहीं बोलते। उन्होंने डिलीट कर दिया कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, चैनल में और लोग न देख लें ऑफिस में कि ये किस तरह की बेवकूफ़ी करके आया है। तो मुझे भी थोड़ा धक्का लगा, मैं भी अपने को काबिल समझता था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनकी सलाह को गांठ बांध लिया, मारता था तड़ से। 45 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 25 सेकंड में फिर मैं पीटीसी करने लगा। लेकिन पवन जी आप भी देखिए उस समय की बात कुछ और थी। उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम दूसरे तरह के थे। हम लोगों का एक्सेस था। रिपोर्टर्स को नेता भी चाहते थे स्टोरी मिले, जानबूझ के भी देते थे। वो चाहते थे, एक डेमोक्रेटिक सेटअप था। वो चाहते थे कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी का फायदा हो जाए, इसलिए भी शायद स्टोरीज देते थे। अब तो सब बंद है। अब तो सब डरे ही हुए हैं। नहीं, केवल दिल्ली में बंद है या स्टेट हेडक्वार्टर में भी? हर जगह एक ही, देखिए काम काज की शैली पूरे देश में एक ही तरह की हो गई है। पूरे देश। ऐसा क्यों हुआ होगा? अब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क, जो कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जा रहा है, इसमें यही खत्म होता जा रहा है विद इन सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या डेमोक्रेसी है बताइए? अखिलेश यादव के खिलाफ या अखिलेश यादव को कोई राय समाजवादी पार्टी में दे या बोल दे तो उसका हश्र क्या होगा? बीजेपी को तो सब लोग कह रहे हैं 2 लोग चला रहे हैं। बीजेपी में तो मान लो 2 चला रहे हैं, बाकी सबको एक ही चला रहे हैं। आप देख लीजिए लालू यादव के घर क्या हुआ चुनाव से पहले, एक भाई और बहन, ये सब हो रहा है। और पार्टियां तो एक ही लोग चला रहे हैं। कहां डेमोक्रेटिक सेटअप है? किस पार्टी में बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल अकेले आम आदमी पार्टी चला रहे हैं, अखिलेश यादव अकेले समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, मायावती अकेले बसपा चला रही हैं, तेजस्वी अकेले आरजेडी चला रहे हैं। नीतीश जी की बात नहीं करूंगा, आप जानते हैं उनके बारे में कई तरह की चीजें हैं। लेकिन जब तक नीतीश जी थे तो नीतीश जी चला रहे थे। जयललिता अकेले अपनी पार्टी चला रही हैं, स्टालिन अपनी अकेली पार्टी चला रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपनी अकेली चला रहे हैं, एकनाथ शिंदे अपनी अकेली चला रहे हैं, अजीत पवार अपनी अकेली चला रहे हैं। कौन बता दीजिए हमको? सब अकेले पार्टी चला रहे हैं। एक पार्टी 2 लोग चला रहे हैं, वो है बीजेपी। राजीव जी, एक बात अक्सर थोड़ा गहरा विषय है, मतलब मैं तो इस पर सोचता हूँ, तो मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे। एक वो वर्ग है जो बड़े स्क्रीन पे काम करके यूट्यूब में काम करना पड़ रहा है, मजबूरी में या शौक से या ऑप्शन के हिसाब से, या लगता है नहीं टीवी बहुत हो गया, टीवी वो आज़ादी नहीं देता जो आज़ादी हम लोग चाहते हैं। एक वो जो है यूट्यूब में ही पैदा हुआ, जिनको ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है, जिनको उसके ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, वो फ्री विल कुछ भी बात करना चाहते हैं, जिनको जिम्मेदारी से मतलब नहीं है। और वो लोग हैं जो आपकी तरह जो टीवी पे भी दिखते हैं और यूट्यूब पे भी आते हैं, लेकिन आप क्योंकि टीवी की उपज है तो जिम्मेदारी से बात करते हैं। मैं भी अपने आप को उसी कैटेगरी में रखता हूँ। कोई ऐसा नॉइज़ नहीं होना चाहिए जिसमें न्यूज़ ना हो। इस फेनोमेनन को कैसे देखते हैं आप? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आप समझ लीजिए, ये मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, आज सुबह ही मैंने किसी से कहा भी। जी।
मुझे लोग मिलते हैं या फोन करते हैं तो जानते क्या बोलते हैं पवन जी? ये नहीं बोलते हैं कि आपने जो बोला अच्छा था या आपकी स्टोरी बड़ी वेल रिसर्च थी, आपने मुझे वहाँ का दिखाया, वहाँ का दिखाया। समझदार मैच्योर लोग तो इस बात के लिए तारीफ करते हैं। अभी मैं एक गुफा दिखाया था आरा के, वहाँ गया के पास की। मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने फ़ोन किया कि राजीव जी पटना से ये कितना दूर है, गया से आपने तो गजब चीज़ दिखा दी, 2000 साल पहले ऐसी गुफा कैसे बनी थी। जो यंगस्टर्स मिलते हैं वो जानते हैं, फ़ोन करते हैं तो क्या पूछते हैं, सर आप तो बहुत वायरल हैं। बहुत दुख होता है मुझे तो। अरे वायरल है, वायरल का क्या मतलब होता है? हम वायरल, हमारा कंटेंट बताओ ना। वायरल, अरे सर आप तो ट्रोल हो रहे हैं आप। अच्छा मैं तो रहता नहीं हूँ, आपको मालूम है सोशल मीडिया पे इतना। आप तो बहुत आपके मिजाज में नहीं है ये, नहीं है, उसमें मिलता क्या है? आप बहुत वायरल हैं सर। अब दूसरा सवाल, सर हमको भी कुछ वायरल होने का गुर बताइए। अब बताइए यार, मुझे सीपी में कनाट प्लेस जनपद वहाँ बिहार गया था, लड़के मिले कह रहे हैं सर आपको कहाँ ऐसे वायरल लोग मिल जाते हैं, हम लोग तो दिन भर खोजते नहीं मिलते हैं। अब बताइए यार, आप जर्नलिज्म कर रहे हो या वायरल? मैंने यूट्यूब पे कई लोगों को ये कहते सुना कि इसको वायरल कर दीजिए, इसको रील काट दीजिए। अरे पत्रकार का ये काम, मेरा ये काम है कहना। मैं तो अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बोला कि अगर आपको एक तरफा सुनना है तो मेरा वीडियो आप मत देखिए। मैं आप व्यूज के लिए कतई काम नहीं कर रहा हूँ। वायरल होना तो दूर की बात, मैं व्यूज भी ना आए तो कोई बात नहीं। अरे हम संजीदा लोगों के लिए एक, उनकी जो न्यूज की भूख और प्यास होती है पवन जी, वो पहुंचाने का काम हमारा है ना। फिल्में बनती हैं, जिन फिल्मों में मैसेज ही नहीं है वो फिल्म कितना दिन उसकी चर्चा होती है। जिन फिल्मों से समाज को मैसेज मिलता है, एक भूख जो इंटरटेनमेंट की होती है या दिमागी रूप से आदमी को शांति की होती है, उसके लिए फिल्म देखने जाता है 500 रुपया खर्चा करके ना, कि आप काले हिट हो जाए, हिट हो जाए, हिट हो जाए। हिट हो जाने के लिए नहीं होती है, कौन नहीं चाहता कि हिट हो, लेकिन उसके लिए कुछ भी करेंगे, मिलावट हिट होना बाय प्रोडक्ट है। हाँ, और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है जी कि देश में 2014 के बाद जब सोशल मीडिया आया, इसको इससे न लीजिए कि मोदी जी आए, 2012-13 के बाद जब सोशल मीडिया आया, साथ ही साथ मोदी जी भी आए और एक राजनीति का ट्रेंड चेंज हुआ जी। तब से कुछ ही दिनों के बाद से लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि मेन स्ट्रीम मीडिया प्रो गवर्नमेंट, यहां तो सरकार की ही बात हो रही है, विपक्ष की बात नहीं हो रही है, या सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष को अपमानित करना या विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करना, इनका एक ट्रेंड बनता जा रहा है। उनका डिजाइन है। तो पहले तो 4-5 साल उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं रहा, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। लेकिन कोरोना में जब लोग घर में बैठ गए और कोई काम नहीं था, तो हिंदुस्तान में इंटरनेट पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट, सरकारों के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी या बीजेपी आपकी, उसके खिलाफ के जो सेंटिमेंट थे, उसको सोशल मीडिया पर स्पेस मिली। और धीरे 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 धीरे, गलत सही जो मन हो, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई आदमी है तो उसके लिए सोशल मीडिया हो गया, और प्रो इस्टेब्लिशमेंट दर्शक भी इसी तरह बटे हुए हैं। जो लोग भी टीवी देखते हैं, आपके दोनों दर्शक हैं, टीवी वाले भी हैं और यूट्यूब वाले भी हैं। अब देखिए, मैं इसलिए मेरे एक ही वीडियो को मेरे 40-45 मिनट के प्रोग्राम में 1.5 मिनट निकालते हैं कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, आरजेडी वाले, वो ट्वीट करते हैं। उसी प्रोग्राम के 1.5 मिनट का कोई हिस्सा बीजेपी, जेडीयू, समझ उधर वाले, कभी आरजेडी वाला भी किया है, कल किया है आरजेडी, वो करते, दोनों तरफ वाले करते हैं। आप देखिए मेरे कपड़े एक ही हैं, एक ही कपड़े, एक ही वीडियो से दोनों तरफ वाले ट्वीट करते हैं। अब अपने अपने हिसाब से लोग मान्यता, मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ, आप इस सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां आज आप संगी हो जाएंगे और आप बीजेपी के दल्ले हो जाएंगे, आप बीजेपी के चापलूस हो जाएंगे। कल सुबह जब आप सो के उठेंगे तो तब तक आप हो जाएंगे आरजेडी वाले, तब तक हो जाएंगे आप राष्ट्र विरोधी, तब तक आप हो जाएंगे वहां रोज सुबह शाम बदलता रहता है। हम लोग टीवी में टीआरपी तो हफ्ते में आती है, सोशल मीडिया पर आदमी का पाला रोज बदलते रहते हैं वहां बैठे लोग, कभी इधर कभी उधर। चलिए, अच्छा आप नहीं बदलते,
इस बार माहौल क्या था राजीव? जो मैं बाकी बदलता नहीं सर, बाकी मैं वही काम करता हूं जो 90 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक में पत्रकार करते थे। दोनों पक्षों की बात करना, दोनों फैक्ट को जनता के सामने रख देना, जनता लेट पीपल लेट डिसाइड, देम डिसाइड। तो वो अपना तय करे कौन नेता अच्छा है, किसकी बातें सही है, किसकी नहीं। हमारा काम सामने रख देना। हमारा काम ये बताने का नहीं कि ये अच्छे है, ये खराब है, इनका ये है, वो है, फलान जगह। हमारा साफ जो हम देख रहे हैं, हमारा बताना काम। चिदम्बरम के किस्से पे हम बाद में आएंगे। चिदम्बरम के किस्से पे हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि मैं भी उसमें भागीदार हूँ। चलिए अभी बिहार चुन रहे इस बार का चुनाव। बाकी आप सालों से जाते रहे हैं बिहार, सालों से आपने कवर किया है, उसके बरक्स आपने दुनिया भर के और चुनावों को कवर किया। इस बार का चुनाव बिहार का कैसे अलग था? ऊपर से देखने में राजनीतिक समीकरणों के बीच पहले जो आपको लग रहा था कि ऐसा ही होने वाला है और वैसा ही हो गया। सर वही मैं कह रहा हूँ, माहौल इस बार अलग था क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि अब चुनाव एक सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है। एक सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जाता है। जैसे ऐसा सोशल मीडिया देखने में तो लग रहा था कि तेजस्वी यादव और बाद में शपथ लेंगे, प्रशांत किशोर पहले ले लेंगे मुख्यमंत्री पद की। सोशल मीडिया पे एक चुनाव अलग लड़ा जा रहा है, समझ रहे आप? उसमें प्रशांत किशोर और उसमें तेजस्वी यादव एकदम, मैंने जैसा आपको कहा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग सोशल मीडिया को अपना स्पेस बनाए हुए, और उसी से बहुत लोग गवर्न होते हैं। हम लोग फील्ड में थे, हर आदमी पूछ रहा प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, दिख नहीं रहे थे। जनसुराज कहीं जमीन पे दिखाई नहीं, कोई जाने नहीं। स्कूल बैग उनका चुनाव चिन्ह है, 5% लोग नहीं जानते थे, चर्चाओं में भी नहीं थे। प्रशांत किशोर जिस गांव से गुजरे, उस गांव में जाके मैंने पूछा कौन नेता आए थे, कहीं मालूम नहीं। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप प्रशांत किशोर को जानने का और तरीका क्या था? गांव के औरत बुजुर्ग कैसे जानेंगे? तो वोट में रिफ्लेक्ट। उनके गाँव गए आप? हाँ, उनके गाँव गया, उनके घर गया था। उनके गाँव में लोग जानते हैं? हाँ नहीं, उनके गाँव में जानते हैं। उनके पिताजी को सम्मान उनके गाँव में उनसे कहीं ज्यादा है, और यही जानते हैं कि डॉक्टर साहब के बेटे हैं। प्रशांत किशोर से मिले आप? प्रशांत किशोर से मिले। उनकी क्या डिग्री है, बोले बताया उन्होंने? नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई पूछा भी नहीं सर, मेरा इसमें कोई यकीन भी नहीं, क्योंकि मैं भी उसी तरह का पढ़ाई लिखाई वाला हूँ। नहीं, पर आपके पास डिग्री है ना? नहीं, डिग्री ही है बस। नहीं, पर वो जब डिग्री की बात करते हैं तो उनको भी अपने डिग्री के बारे में बताएं। वो ये कहते हैं कि हमने हाँ नहीं, चार्ट में अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपनी डिग्री दिखाई, तो सबसे पहले मुझे अपनी दिखानी चाहिए। हाँ, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने लॉ भी किया हुआ है। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट, जिसके पास किसी से क्या जिसके पास डिग्री नहीं है वो पॉलिटिक्स तो कर ही सकता है, मतलब, और बाकी चीज़ें जहाँ डिग्री की अहर्ताएं हैं वहाँ पे वो नहीं जाएगा। पत्रकारिता और पॉलिटिक्स, ये दोनों में डिग्री का कोई मतलब नहीं। हमारे पास तो नहीं है। मेरे पास कोई पत्रकारिता की डिग्री नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, प्रशांत की जो सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ा जा रहा था, उससे उलट मेरा सिर्फ आपसे एक कहना है, आप मुझसे सीनियर हैं, आप मुझे बता दीजिए कि नीतीश कुमार 2005 से जब वहाँ पर राज में आए हैं, लालू यादव ने कौन सा चुनाव जीता है? नहीं जीता है। 2005 में आए नीतीश कुमार, 9 में 24 उनके थे। 2004 में जब रेल मिनिस्टर थे, 9 में 4 सीट हो गई। 4 सीट उनकी हो गई लोकसभा में, चुनाव हारे। 2010 का चुनाव हुआ, 22 विधायक उनके आए, बुरी तरह चुनाव हारे। फिर 2009 के बाद, फिर 2009 में हारे। 2010 में विधानसभा बुरी तरह हारे। 2014 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए, तो भी लालू यादव की बुरी गति ही लोकसभा में थी। 2015 में नीतीश से नीतीश ने संजीवनी दे दी लालू यादव को, तो 2015 में उनके पास सीटें आ गई। हाँ, तो क्या कहाँ वो जीते कभी? फिर 2019 में उनका हाल बुराई हुआ। 2024 के भी लोकसभा में क्या है आरजेडी का? क्या भविष्य देखते हैं उनकी? अच्छा, और सुन लीजिए, 2020 में तो ये ऑपरेशन नीतीश कुमार जो बीजेपी ने चलाया था, जिसमें मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान, उन्होंने जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट लड़ा करके उनको 45 पे सिमटा दिया, तो वो कोई आरजेडी ने नहीं सिमटाया था। आरजेडी की सीटें बढ़ी थी ड्यू टू चिराग पासवान, और बीजेपी का वो मामला था जिसकी वजह से बाद में नीतीश कुमार ने पासवान की पार्टी तोड़ दी। तो क्या वो सीजनल चुनाव लड़ते हैं, 5 साल तक बैठे रहते हैं, संगठन के लिए काम नहीं करते, कार्यकर्ताओं को
को रिफ्रेश नहीं करते, कार्यकर्ताओं को रिस्ट्रक्चर नहीं करते। वो वजह है, मतलब वो जो सत्ता पक्ष है उसकी कमज़ोरी पे चुनाव जीतना चाहते हैं, अपना कोई कैनवस नहीं क्रिएट करना चाहते, अपनी दुनिया नहीं मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा है क्या? जितना मौका ईश्वर ने और बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव को दिया, उतने में अगर वो करे होते तो नीतीश कुमार कभी खड़े ही नहीं हो पाते। जितना मौका उनको दिया, लेकिन वो परिवार, पैसा, माया मोह उससे ऊपर नहीं उठ पाए। कोई कारण नहीं था नीतीश कुमार के इमरजेंस का। आप जानते हैं लालू यादव के सामने नीतीश कुमार का कोई करिश्मा नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार की ईमानदारी, नीतीश कुमार का समाजवादी सोच, नीतीश कुमार का बिहार के गरीब लोगों के विकास और कल्याण के लिए काम करने का जज्बा, और सबसे बड़ी चीज उनकी ईमानदारी, जिसकी वजह से उन्हें एक मौका मिला 2005 में, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखे और लालू यादव उनके सामने कभी नहीं खड़े हो पाए। लालू यादव का तो ऑरा बहुत ही बड़ा था, इसमें कोई, और बहुत फर्टाइल ग्राउंड था उनके लिए। हाँ, मुझे याद है, अगर मैं सही हूं तो हमारे मित्र हैं सुकेश रंजन जी, आप भी उनको जानते हैं। 2004 का नतीजा आया था, लालू यादव 24 सीटें पाए थे और 5 में विधानसभा का चुनाव होना था। शायद 2 सीटों से नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, शायद बाढ़ हुआ हार गए थे। और 3 या 4 दिनों तक, सुकेश जी से पूछिएगा आपको बताएंगे, जेडीयू के कुछ सीनियर लीडर्स के हम लोग गए, 3 या 4 दिनों तक वो अपने बंगले में शोक में पड़े रहे। उन्होंने अपने पार्टी के किसी नेता से बातचीत नहीं की। उन्हें बाढ़ हार जाने का इतना बड़ा गम था, 2 सीटें थी लोकसभा की, कि वो 3-4 दिनों तक उनको ये लगा कि 2004 में भी लालू यादव 24 सीटें जीत के आ सकता है और मैं भी हार सकता हूं, मेरी सीट आरजेडी जीत सकती है, और मेरा घर है, और मेरा घर है, हमारा घर है, हमारा एरिया है, बाढ़, बख्तियारपुर, इतना अति करने के बावजूद भी बिहार में इतनी बड़ी ताकत के साथ लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं और मुझे हरा दिया लोकसभा में, जो मैंने इतना काम किया है। तो 2005 का इलेक्शन हम क्या लड़ेंगे इतना, लेकिन देखिए समय काल फिर रिसरेक्ट किया उन्होंने, रिसरेक्ट किया, फिर करा, और 24 सांसद जीत कर भी लालू यादव 2005 में 54 विधायक पे आ गए। बिहार की जनता ने वो जो मौका दिया, मुझे अभी तक याद है, 2005 की उस इलेक्शन में मैं बक्सर में था, शायद पहली रैली नीतीश कुमार ने वहीं की थी। उन्होंने मंच पर आते ही बोला था कि अगर मैं 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहूं, अगर मेरी सरकार रहे, तो मैं ये इस तरह का काम करूंगा, तो मेरे पास ये नैतिक बल नहीं होगा कि मैं स्टेज पर आकर वोट मांगूं। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली और उनके पार्टी के लोग पूरा गुंडा जंगल राज बिहार को बर्बाद करने के बाद उनको इतनी हिम्मत देखिए कि वो इस बार भी आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। यहीं से उन्होंने बात शुरू की थी। और मैं, जो लोग आश्चर्य कर रहे हैं नतीजों से, मुझे कोई आश्चर्य नहीं, पवन जी, आपको भी नहीं होगा। और मैं 20 साल का रिकॉर्ड कोई आके बता दे, वोट परसेंटेज के लिहाज से बता दे, कब आरजेडी ने अच्छा किया जो इस बार बुरा किया। अच्छा, एक बात मुझे बहुत बहुत चुभती है एक बिहारी होने के नाते, राजीव जी, आप पड़ोस के राज्य के हैं, हम लोग इतने साल से साथ में काम किया, अभी भी गाय बगाए हम लोग मिलते रहते हैं, हम लोग के रिश्ते मधुर हैं। ये बात मुझे एक बिहारी होने के नाते बहुत चुभती है जब लोग कहते हैं कि बिहार में केवल जातियों पे चुनाव होता है। क्या ये बिहार की टिपिकल सिंगल अलोन बेसिस पे फिनोमेनन है, या लगता है सभी राज्यों में होता है और राज्यों में कम होता है, या ज़्यादा होता है, या बिहार ज़्यादा बदनाम है? ये बातें हैं। और इस बार उसी का अगला चरण का सवाल है, इस बार जातियों की कितनी बड़ी भूमिका रही बिहार के चुनाव में? 100 दिन रह के आए हैं आप वहाँ पे। आप बिहार में रहे सर, आप बिहार के बारे में पहले जानते थे जी। जब बैलेट पेपर होता था तो 2 जात, पहले जो भूमिहार जाति वहां की कही जाती है दबंग, बैलेट पेपर का वो 80 बैलेट 100 में से 80 ले लेते थे, 80 छापते थे अपने और 20 देते थे दूसरों को। जब लालू यादव का इमरजेंस हुआ तब यादव आके कहने लगा कि नहीं, तुहार इतना हमको, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 30% वो छापने लगे, 65%, फिर वो कोटा बढ़ता गया दोनों में।
फिर उसके बाद तो टी.एन. शेषन आए और राव साहब आए, तब जाकर के अब बिहार में ऐसे चुनाव हो रहा है। तो अब ये राव सवाल, साहब ने बहुत काम किया। हाँ? राव साहब ने बहुत काम राव किया साहब था। ने, के.जे. राव, हाँ, 2005 के इलेक्शन, राव साहब ने बिहार की फिजा बदल दी और बिहारियों को बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए राव का। टी.एन. शेषन और राव दोनों का। हम्म, राव साहब, के.जे. राव साहब, उस समय तो हम इलेक्शन कवर किए थे 2005 में। हम्म, तो क्या ये बिहार के बारे में ये पूरे देश में फैलाया जाता है कि बिहार जात, वो एक आजकल वो चल रहा है, जोक चल रहा है कि एक महिला से एक रिपोर्टर ने गांव में पूछा कि आप किसको वोट देंगी, किसके नाम पर वोट देंगी, विकास के कि जाति के? तो उन्होंने कहा, "ए बाबू, विकास कौन जाति का हो?" देखा मैंने। तो ये कहने का मतलब कि वो विकास, मतलब जाति इतनी ज्यादा डोमिनेंट है, उसका कारण क्या है सामाजिक व्यवस्था में, पहले ये भी देखना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि बिहार में जातियों के आधार पर जो असमानता है, जो डिस्पैरिटी है, वो दूसरे राज्यों में इतनी नहीं है। आपके बिहार के गांव के, मैं कई गांव में गया हूं, मेरा पर्सनल, मैंने कोई पढ़ के मैं नहीं बता रहा हूं, जी जी, ये मेरा देख के जो महसूस किया है, हो सकता है बिहार के लोग इसको गलत सही बताएंगे। एक एक गांव में मान लीजिए कि 5 बीघा जमीन है, तो कई गांव ऐसे हैं जिसमें कि 4900 बीघा जमीन 8, 10, 12, 15, 20, 25 फैमिलीज में है, और शायद 100 बीघा जमीन 250 फैमिली में भी नहीं है। एक धूर जमीन भी नहीं है, और किसी के पास 200-200 एकड़ है। ये डिस्पैरिटी बिहार जितनी देश के किसी स्टेट में नहीं है। इसकी वजह से ही मुझे लगता, और वो एक जाति विशेष का, पॉकेट्स में अलग अलग जातियों का उसमें प्रभाव है। कहीं कहीं यादव भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, कहीं 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 मेजॉरिटी सवर्णों की है, जिनके पास जमीन का ज्यादा हिस्सा है। आप ये बात मानते होंगे। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं है। हदबंदी वहाँ काम आई है, भूमि हदबंदी काम आई है, वहाँ काम आई है, और नहीं, फिर दूसरे तरीकों से जिन लोगों ने पैसा बाद में कमाया, वो लोग जो लैंड होल्डर्स से, उनसे उनकी जमीनें अब वो खरीद रहे हैं। वो बिहार में भी हो रहा है। अब बिहार में भी होगा, वो तो हर जगह होगा। जब बाहर निकलेंगे, पैसा पाएंगे, तो आके अपने रूट्स में, भाई अगर मैं गांव से, मेरे दादाजी ने गांव से निकल के आजमगढ़ में घर बनवा दिया, मेरा गांव में घर बन गया, मेरा आजमगढ़ में घर है 50-60 साल पहले से, तो मैं नोएडा आ गया हूं, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है ना सर, कि मुझे गांव में ज़मीन लेनी है, मुझे गांव में खेत लेना है, मुझे गांव में मकान बनवाना है, फिर मेरा आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मुझे 1-2 कमरे का वहां भी बनाना है, तो मैं अभी यहाँ किराए पे रहूं या एक कमरे में रहूं या किसी तरह जीवन काट लूं, पहले गांव तो ठीक कर लूं अपना मूल। तो यहाँ तो जब बिहार का उस तबके का आदमी आता है, तो ठेला लगा के, इधर उधर चाय की दुकान लगा के, ऐसे करके पहले वो सोचता है कि 1-2 बिस्वा मेरा गाँव में हो जाए, फिर उस पर मैं एक घर बना लूँ, उसके बाद मैं दिल्ली में देखूंगा कि कहीं कुछ कर पाऊं कि नहीं। क्योंकि उसका हमेशा दिमाग, उसके बीवी बच्चे वहीं हैं, परिवार के लोग वहीं हैं, घर भी नहीं है, खेती लायक, खाने लायक जमीन भी नहीं है। मेजॉरिटी लोग आपको यहाँ बिहार में ऐसे हमको मिलते हैं। आप प्रोग्राम करते हैं, माहौल क्या है, बिल्कुल एसोसिएट करके आपसे, आप राजीव रंजन लोग बोलते हैं, राजीव रंजन, आपको आपके बारे में लोग ऐसे बोलते हैं जैसे आपका सरनेम है, माहौल क्या है। अरे अच्छा, राजीव रंजन माहौल क्या है, तो आपका जो नाम है वो बेसिकली वो 5 शब्द का हो गया है। कभी किसी नेता कार्यकर्ता आप गए और या फिर जनता वहाँ पे, उसने बोला छोड़ो ना यार, कैमरा बंद करो, असली माहौल हम तुमको बताते हैं आपको, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, और कोई नेता ये दावा भी नहीं कर सकता कि मुझसे ज़्यादा माहौल बता देगा। वो यही पूछता है कि राजीव जी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि सर मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ ना कि नेता होता उस तरह से नहीं फीडबैक उनको मिल सके, उनको चापलूस उनके जो भी फीडबैक दे दे, वो चापलूस लोग उनको जो जाके फीडबैक दे दे, आपने असली फीडबैक उनको नहीं मिला। 2024 में मेरी आपसे रात में बात हुई थी, जिसमें आपने बोला था कि अमेठी सीट बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। हाँ, राइट है। अच्छा, ऐसे जैसे आपने हमसे बोला इस तरह से जब लेकिन सर देखिए, हमको यूपी में बीजेपी हारती हुई नहीं दिख रही थी इतनी, ये भी बता दें। हमको 20-22 सीट से ज्यादा इंडिया गठबंधन नहीं लग रहा था कि पाएगा, हालांकि हम बहुत सीटों पर गए भी नहीं, लेकिन अमेठी सीट के बारे में
एकदम साफ पता लग रहा था कि ये सीट इस बार स्मृति ईरानी हार जाएंगी, पता लग रहा था। अच्छा, अमेठी में हम लोग ज्यादा दिन रहे भी थे, अमेठी रायबरेली थोड़ा देखा जाता है ज्यादा, तो इसलिए भी चर्चा में भी वो ज्यादा सीट थी। लेकिन वो तो दिख रहा था कि अखिलेश यादव जीत जाएंगे, राहुल गांधी जीत जाएंगे, अमेठी जीत जाएगी, हो सकता है आजमगढ़ 24 में धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे, कन्नौज मैनपुरी जीत जाएंगी। तो इस तरह से यही समझ रहे, गाजीपुर अफजाल अंसारी जीत जाएंगे, राजीव राय जीत जाएंगे, अकबरपुर जीत जाएंगे, ऐसा लग रहा था जीत जाएंगे यही 20, 22, 25 सीटें। लेकिन 43 सीटें जीत जाएंगी ऐसा नहीं लग रहा था। अपमान या अटपटा लगना या बड़े उटपटांग माहौल पैदा हो जाना जहाँ पे आपको लगे कि बहुत शर्मिंदी हो गई, इज्जत बचाना मुश्किल हो गया, कैसे इसका मुकाबला किया, ऐसी सिचुएशन माहौल क्या है प्रोग्राम में करते करते? कभी आपको देश के किसी कोने में आपको लगा कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है, शर्मिंदगी है, एम्बेरसमेंट है, इससे बाहर निकलना है, समझाना है, बुझाना है, उसमें अपमान और अटपटापन कहीं दिखा क्या? अगर पत्रकार बेहया ना हो तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसको किसी तरह से ईगो पे नहीं लेना चाहिए। हम कोई सेलिब्रिटी थोड़ी नहीं है। अगर हम बहुत, हम जिससे भी जाते हैं, चूंकि हमारा तो तरीका अलग है। एक वीडियो, आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, एक वीडियो आपका देखा मैंने जिसमें आप एक यादव साहब से बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला यादव का कोई भला नहीं चाहता है, तो आपने बोला कि लालू जी बिना खाली यादव की बदौलत हो गया। हाँ, आगे बढ़िए। नहीं देखिए, अब देखिए क्या है सर, मेरा एक वीडियो में एक गांव में गया, एक जगह बात हो रही थी, वो आदमी वहां कुछ नहीं बोले, मैं दूसरी जगह गया, अच्छा उससे वो वहाँ सब ब्राह्मण लोग थे, मैं उनके पास थोड़ी दूर गया, देखा चाय की दुकान खुली, मैं गया, जब से ऐसे ही माइक लगाया, उन्होंने कहा हम आपको पहचानते हैं, आपको देखते हैं। हमने कहा बहुत शुक्रिया आपका, तो आप मेरे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? तो उन्होंने कहा कि कतई नहीं, आप खाली मोदी का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। तो हमने कहा तो सरकार का विरोध करना गलत काम है, सरकार का प्रचार ही करना, ऐसे ही कुछ बातचीत हुई। अब मैंने उसमें उनसे नाम पूछा तो उन्होंने कहा फला दुबे करके। फिर मैं वहाँ से उठ करके जो दूसरे लोग थे उनके पास गया, वो दूसरे तरह की बात की। बाद में मैंने सुना कि उसी मेरे वीडियो को निकाल के वायरल किया, राजीव रंजन को तमाचा पड़ गया। राजीव रंजन को दुबे ने सही पाठ पढ़ा दिया। ठीक है, अब किसको बताने जाए कि यार मेरा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, अगर मैं उसको एडिट करना चाहूँ 2 मिनट में निकाल दूँ, लेकिन मैं उस विश्वास को टूटने क्योंकि वो मेरा रोज का व्यूअर है। ठीक है, वो रोज के दुबे जी हमारे व्यूअर हैं, रोज हमें देखते हैं, और उनकी एक राय थी कि उनको ऐसा लगता है कि हम सरकार के खिलाफ ही ज्यादा बोलते हैं और अच्छी कामों को नहीं बोलते हैं। अब उस शाम को टीवी पर बैठेंगे 11 बजे और उनका उड़ा दिया जाए तो वो उनको ये लगेगा कि आज तक वो पीछे 10 वर्षों से मेरा जो कार्यक्रम रोज देख रहे थे, ये खेल मैं करते आता हूँ। नहीं वो तो मैंने आज अच्छा तक नहीं कभी एडिट ही नहीं किया सर, किसी का एडिट नहीं किया सिवाय गाली के। तो ये जो कह रहे हैं उसको, ये अपमान नहीं है। आप सर मुझे 8 साल से देख रहे हैं, रोज 40 मिनट अपनी जिंदगी का बर्बाद कर रहे हैं, क्या आपको इतना हक ये कहने का नहीं कि राजीव रंजन तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आता, तुम ऐसा क्यों बोलते हो, कभी तारीफ भी तो कर दिया करो। बिल्कुल आपको कहने का हक है और मुझे सुनना चाहिए। मैं कौन सा अमिताभ बच्चन हूं कि आप मुझे देखेंगे नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी केबीसी। लेकिन अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको इतने सालों से देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, तो आपको मेरे साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है। अगर आप कुछ भी कहते तो मुझे, अच्छा नेताओं के यहाँ बहुत जाता नहीं सर, अपमान ज्यादा वहीं होता है, नेताओं के यहाँ जाना मैं छोड़ दिया। तो इसलिए ठीक किया है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा था बिहार में राजीव? नीतीश कुमार, केवल एक मुद्दा, जाति नहीं थी। जाति ऑटोमेटिक, नीतीश कुमार जब मुद्दा हो गया तो 1-2 जाति दूसरी तरफ, बाकी सब नीतीश कुमार और मोदी की तरफ। लालू यादव पार्टी के तौर पे, पर्सनैलिटी के तौर पे, व्यक्ति के तौर पे, व्यक्तित्व के तौर पे इस चुनाव के बाद खत्म है। अब उनका तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है,
व्यक्तित्व के तौर पे और उसमें विचारधारा भी जोड़ दीजिए। लालू जी की विचारधारा, अच्छा खराब विचारधारा, मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे विचारधारा शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश किया वो विचारधारा वो ख़त्म हो जाएगी। जब मैं लालू यादव जी को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहता हूँ तो आपको एतराज होता है। आप कहते हैं ये ऐसा क्यों कहते हैं, उनका महिमा मंडल। नहीं, ऐसा सामाजिक आंदोलन कौन सा किया उन्होंने? देखिए भाई सर, देखिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया उन्होंने नक्सलवाद में। अच्छा, उनके टाइम पे मैसेकर्स हुए, नीतीश जी के आते ही मैसेकर्स बंद हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन पहले भी काम करना चाहता था और नहीं करने दिया। और उनसे ही आप ये पूछिए ना कि जो दो कम्युनिटी के बीच में खासकर जब मैसेकर्स होते थे तो उसमें कितने उनकी जाति के कितने लोग मरे, आप गिनिएगा, कम मरे होंगे। उनको इस बात की फिक्र मैं नहीं दूसरी थी। बात कह रहा हूँ ठीक है। सर, लालू यादव कोई ऐसे ही चुनाव तो नहीं जीतता। अगर वो 3 बार चुनाव जीते, 2004 में भी जीते, अटल जी की केंद्र में सरकार थी, तब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो कोई आप ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ सब फिर कब्जा हो के ही जीते थे। अगर इतनी बार कोई आदमी चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब जनता का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ खड़ा है। मान रहा। लालू यादव ने 2-3-4 काम ऐसे किए थे उस वक्त जब आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी और देश में एक अलग तरह का सांप्रदायिक माहौल बना था। लालू यादव ने उस उम्र में उनको गिरफ्तार करके एक मैसेज सेक्युलरिज्म का दिया। उस समय जो लड़ाई चल रही थी मंडल कमंडल की, उसमें एक मैसेज दिया। ये सुनिए, बहुत लोग कहते हैं ये मुलायम सिंह के हाथ से मौका लालू यादव ने छीन लिया। अगर मुलायम सिंह यूपी निकलते तो वो मुलायम सिंह कर लेते। लालू यादव ने कुछ, अच्छा, मंडल के बाद उनका जो आक्रामक तेवर था, मंडल के बाद भारत की राजनीति बहुत हद तक दूसरे तरफ की चली गई। ये तो मुलायम सिंह और लालू यादव के राज करने के बहुत दिनों के बाद, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दूसरे बैकवर्ड नेताओं और जातियों को लगा कि अरे असली मजा तो यादव ले रहे हैं इसमें। वो बहुत, आप तो हमसे ज्यादा पढ़ते हैं सर। शंकरसन ठाकुर जी की किताब का मैं हमेशा जिक्र करता हूं। नीतीश जी तो लालू यादव को सीएम बनवाने में लगे थे, सिंगल मैन में। यस, यू आर राइट। और अगर बीपी सिंह की चलती तो रामसुंदर दास जी बनते। लेकिन चंद्रशेखर जी ने रघुनाथ झा को खड़ा करके लालू जी का रास्ता आसान कर दिया और नीतीश कुमार लालू जी के साथ खड़े थे। उनको लगता था कि नहीं, एक असल बैकवर्ड और जेपी आंदोलन का आदमी और कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने का आदमी लालू यादव विरोधी दल नेता है ही, ये चीफ मिनिस्टर पद के लिए ठीक है। और दूसरा ही चुनाव जीते थे नीतीश जी, लालू यादव तो जीतते आ रहे थे। तो अब नीतीश जी को 3-4 साल बाद लगा कि इसमें तो और बैकवर्डों का उस तरह से हो ही नहीं रहा। वो सतीश जो नक्सलाइट थे, उनका अतीत, उन्होंने कुर्मी चेतना रैली पटना गांधी मैदान में बुलाई जो थी। सूरजगढ़ से एमएलए का चुनाव जीतते थे। हाँ, उन्होंने पटना में बुलाई थी कुर्मी चेतना रैली, जिसमें जाकर के नीतीश जी खड़े हो गए। और फिर वहां से कुर्मी और कुशवाहा थे रहने वाले बरबीघा इलाके के। हाँ, तो वहां से शुरू किया। पहले तो ये लोग सब एक बैकवर्ड के नाम पे सब एक थे। बाद में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रियलाइजेशन इस बात का हुआ, हो ये असली मजा तो इस बैकवर्ड के नाम पे यादव ले रहे हैं। बस वहीं से काम गड़बड़ हो गया। जाति, बिहार में आपको जाति की गांठ ढीली पड़ती दिख रही है, जाति धूमिल होता हुआ दिख रहा है। जैसे मान लीजिए दादा घनघोर जातिवादी था, पोता उतना बड़ा नहीं, क्योंकि कई इलाकों में मैं जहाँ गया वहाँ पर मैंने देखा कि इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, खासकर वो जो धंधे में आ गए हैं। तो इस प्रकार से क्या जाति मंद पड़ सकती है आगे आने वाले? कभी नहीं पड़ेगी सर मंद। बिहार को यूपी के पॉलिटिक्स से आप इस तरह से अलग निकाल लीजिए कि आमने सामने दोनों बैकवर्ड चेहरे हैं। बैकवर्ड के साथ ही लामबंद होगा। इवन लाल कृष्ण आडवाणी को भी, मोदी जी को भी एक स्टेज पे जाके कहना पड़ा कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। क्यों नहीं कभी आडवाणी जी के रहते, अटल जी के रहते बीजेपी को ये मैंडेट मिला जो अभी मिल रहा है? इसीलिए कि बैकवर्ड्स के दिमाग में जो मेजॉरिटी लोग, अभी हम बोलेंगे, कहेंगे जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त आदमी है, लेकिन मैं तो ग्राउंड पर देखता हूं, तो मैं कैसे इस असलियत को झुटा दूं कि भारत में जाति खत्म हो जाएगी।
धर्म है और जाति है। धर्म का कार्ड ज्यादा चलेगा तो जाति का कार्ड उसके सामने मंद पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा, बस। और जाति का कार्ड ज्यादा चलेगा तो धर्म का कार्ड कमजोर हो टूटेगा। ये एक दूसरे का काट है। लेकिन धर्म का कार्ड, आप जो आपका प्रतीक है, जो आपका चेहरा है, वो धर्म और जाति दोनों एक तरह का हो गया तो मुश्किल होगी। ये बहुत अच्छे समय में मोदी जी अपने को बैकवर्ड बता दिए और साथ साथ उनके साथ धर्म भी जुट गया। कि बिहार एक अकेला, मतलब हिंदी भाषी राज्यों में एक अकेला राज्य है जिस पर बीजेपी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाई, और सब जगह बना ली, यही नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ मंडल के दो चेहरे ऐसे थे जिनमें एक के साथ तो आपको जाना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार के साथ बैकवर्ड इसलिए खड़ा हो जाता कि नीतीश कुमार ऑलरेडी बैकवर्ड है। इसी तरह से कोई फॉरवर्ड बिहार का नेता होगा, उसके साथ बैकवर्ड खड़े हो जाएंगे। $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैंने इसीलिए जब योगी जी को दोबारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने की बात आई तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा टेस्ट आरएसएस या बीजेपी के आइडियोलॉजी के लोग कर रहे हैं। अब वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि धर्म का कार्ड जाति को काट रहा है कि नहीं। योगी जी को आगे करके ये टेस्ट वो करना चाहते हैं। वो तालाब में कंकड़ फेंकना तो सफल हो गए और वो सफल हुआ। देखिए, सफल आप कई तरीके से आप देख सकते हैं। योगी जी को जब यूपी की बागडोर दी गई पवन जी तो 325 सीटें थी, और जब दूसरा चुनाव हुआ तो 50 सीटें कम हो गई। जब योगी जी को 2017 में बागडोर दी गई तो 2014 में मोदी अमित शाह की जोड़ी ने उनको 73 लोकसभा सांसद दिए थे। उसको वो कहाँ ले आए? देखने का एक नजरिया तो ये भी हो सकता है कि मोदी, अगर योगी जी की इतनी ही लोकप्रियता है और वो दूसरे प्रदेशों में जहां पैर रख रहे हैं वहां बीजेपी की सीट निकल रही है, तो जिस प्रदेश के वो मुखिया हैं वहां 73 से 37 सीटें बीजेपी कैसी आ गई जब डबल इंजन की सरकार है? कैसे 2014 में जब योगी जी 17 में योगी जी चेहरा नहीं थे, यूपी के इलेक्शन में योगी जी चेहरा नहीं थे ना, 17 में तो नहीं थे चीफ मिनिस्टर, तो 325 सीटें आई। जब आप चेहरा थे तो 50 सीट घट गई। क्या बताता है ये? मैं क्या कह रहा हूं, आप जो कहे, मैंने कहा एक प्रयोग किया गया बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, कि धर्म जाति से परे करके एक प्रशासक के तौर पर मतलब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। प्रयोग सफल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सफल ही देखिए, रिपीट हो गया तो सफल माना जाएगा। लेकिन अगर इलेक्टोरल आप परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर रिपीट करने को ही आप मानेंगे कि बेहतर रिजल्ट है, तब तो बेहतर माना जाएगा। लेकिन आप इवेल्युएट करेंगे सीटों की संख्या के हिसाब से तो कहाँ 14 में 73 और कहाँ 37, और तय था कि प्रधानमंत्री मोदी तब भी बनेंगे, अब भी बनेंगे। चलिए राजीव जी, बस आपसे 2 सवाल आखिरी के पूछूंगा। एक तो ये कि नीतीश कुमार की सरकार अब आगे जाती हुई कैसे दिखती है आपको? लुंज पुंज, डरा हुआ, डिस्टर्ब्ड, हिलता हुआ? यहाँ से नीतीश कुमार के जो पास्ट परफॉर्मेंस रहे और जो उनकी जिस किस्म की उनकी इमेज रही, अब जब, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे बड़ी स्ट्रांग है इनसे ज़्यादा, तो अब फ्यूचर के नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, इसको भी देखने का 2 तरीका है। नीतीश कुमार ने अपनी सीटों की संख्या में करीब करीब 2 गुने की बढ़ोतरी की 20 के मुकाबले, 2 गुने की बढ़ोतरी, और कम सीटें लड़के, और मतलब 2020 के मुकाबले कम सीटें लड़के, और बीजेपी की 14 सीटें बढ़ी, कम सीटें लड़के। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो सबसे खराब चीज मुझे लगती है वो नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य है। अब तो चुनाव हो गया है तो मैं ये बात कह सकता हूँ, और सब लोग ये इस बात को जानते हैं कि अब वो पहले जैसे स्वस्थ शायद नहीं है। ईश्वर करें वो बिल्कुल स्वस्थ रहे और शतायु हो। बीजेपी उनको सीएम बनाने में उसे कोई परहेज है भी नहीं, और बनाने के सिवा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं। और दूसरी बात है सर, बीजेपी दूसरे तरह की पार्टी है। उसे कोई 1 साल 2 साल 5 साल की जल्दी नहीं है। जैसे जो लोग परिवारों की पार्टियां हैं, उन्हें तो लगता है कि उनका जीवन 70 साल 80 साल 85 साल के, तो इसी जीवन में एक और हार गया, 5 साल क्या होगा।
बीजेपी को ये कोई जल्दी नहीं है, उनकी पीढ़ियां तैयार हो रही हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, अभी नहीं तो कभी इंतजार करेंगे। अच्छा तो इसलिए बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी इस वक्त बिहार में, जो कभी नहीं रही है। वो जैसे चाहेगी अब वैसे सरकार वहां की चलेगी। सीएम चाहे नीतीश जी रहें न रहें, कितने दिन रहें, कितने दिन नहीं रहें, अब सब बीजेपी का वहां पर चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इससे सबसे ज्यादा परेशान वो लोग होंगे जो नीतीश कुमार की कोठरी के हैं और वहां की ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। आपकी और चिदम्बरम पुराने वित्त मंत्री की एक पौराणिक कथा है जो सब जगह आप सुनाते हैं। मतलब मैं तो सबसे पहला श्रोता था उसका, जब आप दफ्तर लौट के आपने वो कहानी सुनाई थी। फिर बाद में मैंने देखा कि बहुत सारे जर्नलिस्टों को आपने वो कहानी सुनाई। मुझे लगता है मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ, क्योंकि उसमें हमारी टेलीफोन पे भी आपसे बात हुई थी। तो उस किस्से को हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक बार दोहराइए। देखिए सर, अपना मजाक उड़ाना बहुत कम लोगों को आता है कि नहीं? लोग दूसरे का मजाक, हमको, हमारे दोस्त भी है ना जी, तो हमारे दोस्त भी हैं, वो भी कुछ कुछ ऐसी बातें कहते हैं। जैसे अभी एक हमारा जानने वाला बिहार में है, जर्नलिस्ट है, तो कह रहा था जब मैं स्कूल डेज में था जी, तो अंग्रेजी से ज़्यादा वास्ता नहीं था, उतनी समझ भी, तो उसने कई वर्ड किसी को होपलेस सुन लिया। तो कहता था जब मैं नए आदमी से मिलता था, हैंडशेक करता था, मैंने कहा आपसे मिलके हम बहुत होपलेस हुए। जी जी, चलिए ठीक है, तो ओके। ठीक है। और ऐसे हमारे कई दोस्त हैं। तो एक था, उसको जैसे किसी को बधाई देने के लिए नहीं इतना एक्सपोजर था, गांव का था, नहीं देखा, तो जब वो किसी से मिलता था उसको कोई बधाई दे तो बिना किसी उसके ही कहता था हैप्पी बर्थडे। उसको लगता था कि हैप्पी बर्थडे किसी को खुश करने का बहुत अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका है। लोगों को हंसी आ रही होगी कि मैं बना के बता रहा हूँ, लेकिन वो जो दोनों लड़के हैं वो मेरे बहुत करीब है, और वो पाताल में भी मेरा कोई वीडियो रहता है तो वो देखते हैं, तो वो दोनों ये वीडियो देखेंगे। जो कहता था कि आपसे मिल के बहुत होपलेस हुए, और दूसरा जो किसी को मिलता था तो कहता था हैप्पी बर्थडे। तो इसी तरह की पृष्ठभूमि लबोलुबाब मेरी भी है, हालांकि मैं थोड़ी ठीक ठाक जगहों से पढ़ा लिखा हूँ। जी जी, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि इकॉनमी में मेरी फीस माफ है। तो एक बार मैंने पार्लियामेंट से जी न्यूज में एक प्रोग्राम किया, एक स्टोरी की, और ये इसी तरह के आंकड़ों पे थी। तो मैंने उसमें पीटीसी ही किया था, जो इस टीवी पे चला भी था, मुझे अभी तक याद है। मैंने लिखा, उसमें बोला था कि इस देश के आम आदमी को अर्थव्यवस्था के आंकड़े समझ में नहीं आते। मुझे बिल्कुल नहीं आते। वो मैंने टीवी पे बोला था। जी जी जी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि महंगाई पहले के मुकाबले बढ़ी है, और आम लोगों का खर्च या उनका किचन पर बोझ बहुत बढ़ गया है। लेकिन सरकार को इसकी नहीं, आंकड़ों के जरिए अपने को ठीक बताने की चिंता रहती है, जो आज उसने फिर बता दिया। अर्थशास्त्र को बहुत आसान शब्दों में आपने समेट लिया, ठीक है। तो मैं इतनी ही समझ रखता था, मैंने बोल दिया। बहरहाल, तो इसी तरह क्या हुआ कि 2008, तो आप जानते हैं एक्सपर्ट आदमी है, 2008 में जो क्राइसिस हुआ था यूएस में, जी जी, लेमन ब्रदर क्या था के फॉल के बाद, यस, हाँ, रिसेशन गहरा था। हाँ, अब ये हुआ कि हिंदुस्तान में इसका बहुत असर होगा, बड़ी आर्थिक मंदी आएगी और ये होगा वो होगा। अच्छा, हम लोग तो जिंदगी भर आर्थिक मंदी में रहे, तो ये समझ ही नहीं आता कि मंदी आएगी तो होगा क्या। भाई जिसके हो वो समझे। अब आर्थिक मंदी आएगी तो हमारा क्या इसमें मंदा हो जाएगा, ऑलरेडी मंदा है। तो ये तो हमारे समझ, भाई कोई खबर जो आप रिलेट करते हैं अपने से, जैसे हमारे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो जो सबसे ज्यादा हमारा दोस्त देश के लिए राष्ट्रवादी बातें करता है आजमगढ़ में, उसका बेटा लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज में था, और जैसे ही यहाँ शुरू हुआ इंडो पाक अभी टेंशन, वो हमको फोन करके कह रहा कि कहो अपने लेखक बोला लिखा। लखनऊ से आजमगढ़।
और वैसे आप बोल दीजिए तो राष्ट्र के लिए और राष्ट्रवाद का इतना बड़ा प्रहरी है। अरे हमने कहा यार तुम चिंता करो, जिसके बच्चे चंडीगढ़ में है, अमृतसर में है, दिल्ली में हम लोग हैं जो सबसे ज्यादा टारगेट होता है किसी भी आतंकवादी के लिए, किसी भी आतंकवादी के लिए, किसी भी दुश्मन के लिए, तो दिल्ली है ना। अब बताइए वो लखनऊ से वो आजमगढ़ अपने बेटे को बुलाने लगे पाकिस्तान, तो हाँ ठीक है। तो आप, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी खबरें जिससे आप खुद को रिलेट करते हैं, चिंतित होते हैं, वो तो आर्थिक मंदी उंदी तो हमारे समझ के बाहर की बात है। अभी भी नहीं समझ में आता है कि अगर आ ही जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आर्थिक मंदी आएगी तो ठीक है। आई और हल्ला हुआ। सुबह सुबह हम लोग पार्लियामेंट पहुंचे, तो आपको मालूम है मैं देखिए बोल देता हूँ और लोग बोलते नहीं तो मैं जानता हूँ कि भारत की टीवी में काम करने वाले कितने लोगों को मुझसे ज्यादा अर्थव्यवस्था पता है। ये भी मैं जानता हूँ। नहीं, और जो क्लेम करते हैं उसमें भी बहुत लोगों को नहीं आता। हाँ, तो और वो एक्सपोज होने से अच्छा कि पहले कह दो हमको नहीं आता। तो क्या हुआ कि गए हम लोग, वो तो किस्सा आपको पता है, लेकिन आप चाहते हैं कि दर्शकों मुझे तो पता, दर्शकों तक मैं जाए। तो भुक्त होगी उसका। तो मैं आपके पेरीफेरी में खड़े, जैसे आप नायक है ना उसमें, तो मैं पेरीफेरी में खड़े लोगों में से मैं हूँ, क्योंकि उसके बाद रिले हुआ था तब तो मैं सबसे पहले तो ऑफिस आके तो आपने मुझे ही बताया था लगभग। तो दो बातें हुई। पहली बात तो ये हुई कि पार्लियामेंट, पुराने वाले पार्लियामेंट में 4 गेट थे, आपको मालूम है, 12 नंबर 12 गेट, 1 नंबर हाँ, गेट, 2 नंबर, 3, 4। तो गाड़ियां 3 गेट पे आती हैं, 1 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर। तो जिसको जिधर से निकलना रहता था नेता उधर आ जाते थे। 12 नंबर गेट, 4 नंबर गेट, 1 और 4 अगर आप एक जगह खड़े हैं तो 1 और 4 को आप मॉनिटर करते थे। 12 नंबर के लिए आपको थोड़ा वो अरुण जेटली जी के कमरे के आसपास, हाँ, जो एनेक्सी की तरफ, तो वो नहीं दिखता था। नहीं तो एक जगह खड़े होकर आप 2 गेट मॉनिटर कर सकते थे। मैं उधर वाले पे था और सारे जितने सीनियर इकोनॉमी के, बिजनेस के रिपोर्टर थे, जो भी थे, सब इधर थे, कैमरे इधर थे। उस समय तो मंत्रियों को दौड़ाना शगल था ना, रिपोर्टर्स को पकड़ना है, पकड़ना पकड़ना है। एक रिपोर्टर अंदर पार्लियामेंट में देख रहा है, वो रिपोर्टर हाउस में बैठा हुआ है, मिनिस्टर, अरे हाउस से निकल गए, फिर तो गेट पे दौड़ रहे हैं, फिर उनके चैम्बर। तो सब लोग उधर, और चिदम्बरम साहब अक्सर उधर ही से निकलते थे, 4 नंबर, और मैं 12 नंबर पर एक कैमरामैन के साथ अकेले बैठा था। इतनी देर में चिदम्बरम साहब की गाड़ी आके लग गई। नहीं, 4 नंबर 1 नंबर से होते हुए ड्राइवर तेजी से लेके 12 नंबर की तरफ आया। तो रिपोर्टर्स तो गाड़ी नंबर भी पहचानते थे। चिदम्बरम साहब गाड़ी ड्राइवर उधर ले गया 12 नंबर गेट पे। चिदम्बरम जी निकले, मैं माइक, तो मैं सम्मान में खड़ा हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो मैंने उनसे कहा सर नो प्रॉब्लम। तो वो मेरी तरफ देखा, उन्होंने जो सोचा हो, तो गेट खोला और गाड़ी में बैठे। वो तो सिक्योरिटी लेते नहीं थे, गाड़ी में बैठे और निकल गए। वो गाड़ी में गेट बंद करे तब तक मैं देख रहा हूँ कि रिपोर्टर्स और कैमरामैन का हुजूम दौड़ते हुए मेरी तरफ, मतलब गेट की तरफ आ रहा है। मेरे हाथ में माइक और कैमरा ऐसे लगा हुआ। सब आके मुझसे पूछ रहे क्या बोला क्या बोला। हमने कहा किस चीज के लिए। कर यार तुमने सवाल नहीं पूछा यार, इकोनॉमिक क्राइसिस और ये लेमन ब्रदर। हमको भाई ये सब हमारे सब्जेक्ट के बाहर की चीज है, ये हमारे सिलेबस में आई है। ठीक है, हमारे सिलेबस में मुलायम सिंह, लालू यादव, मोहन सिंह, रेवती रमण, यही सब है, अमर सिंह। ये हमारे सिलेबस के बाहर के सवाल है, वो आएंगे फिर आप लोग पूछ लीजिए। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, वो आ गए चिदम्बरम साहब, वो तैयारी वैयारी करके आए और खुद ही उतरे मीडिया के पास। और कम से कम अंग्रेजी और अर्थव्यवस्था जानने वाले लोगों ने उनसे 10-12 सवाल क्रॉस क्वेश्चन किया। और मैं तो चलो जूनियर रिपोर्टर था जी न्यूज़ में, लेकिन जो मुझसे सीनियर 2 लोग थे वो भी उतना ही कान लगा के सुन रहे थे तन्मयता से, जितना मैं और जितना वहाँ सारे लोग लिख रहे थे सब। तो जब बाइट दे के चिदम्बरम साहब जाने लगे तो एक दूसरे को हमारे चैनल वाले कहे तुम बता दो क्या बोला है। अब किसी के समझ में आए तब ना, वो तो ना,
तो ये हुआ कि यार बाइट भेज दो, कह दो कोई इकोनॉमी वाला बिजनेस वाले समझ लेगा क्या बोला क्या नहीं बोला। तो ये सब होता रहता है सर, ये सब तो आपको पता है, ये होता बहुत लोगों के साथ है, लेकिन लोग कहते नहीं, हम लोग उसको याद करते हैं और लोगों तक शेयर करते हैं। मैं तो जानबूझ के करता हूँ कि अगर आपको कोई विषय नहीं आता है तो आपको उसके गियर में आने की कोई जरूरत नहीं, बिंदास रहिए, जो आता है उसी को बढ़िया कीजिए। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ठीक बात है। अच्छा, आप जो प्रोग्राम करते हैं, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि ये थोड़ा इसका एक मतलब मेज़बानी किसी दिन चुराई जाए आपसे, मतलब कुछ हम मुझे, अच्छा आपके साथ में चलना चाहूँ तो क्या काम मिलेगा मुझे? चलिए आप बोलिएगा उसमें या देखिएगा, आप आइए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में कभी। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। आप हमारे कार्यक्रम में आ भी चुके हैं वैसे। आया हूँ जी। वो जब एयर इंडिया एक्सीडेंट के बाद, हाँ, वो जो प्लेन क्रैश हुआ था, हाँ। तो मैंने आपको बुलाया था, आप अर्थव्यवस्था और ये सब मामलों के जानकार हैं। आगे भी कभी इतने टिकलिश सब्जेक्ट पर मैंने कार्यक्रम किया है। नहीं, मैं और थोड़ा और ज़्यादा पढ़ के आऊँगा आपके कार्यक्रम में। देखिए क्या होता है कि जो ज़्यादा विषय का जानकार है ना, तो उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दायरे में रह के सवाल पूछेगा, वो आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो उस विषय को नहीं छूना चाहता या उस विषय का बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, वो उनकी ताकत नहीं है, क्योंकि सारी कुछ आपकी ताकत नहीं हो सकती। तो जब सामान्य जनता की तरह जब कोई सवाल पूछे या सामान्य पत्रकार की तरह सवाल पूछे, आर्थिक पत्रकार से जैसे मेरी तरह के, तो ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें आपके फेल होने की गुंजाइश ज़्यादा है। देखिए सर, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सब्जेक्ट ही है जी, जर्नलिस्ट्स वर्सेस स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट मतलब जर्नलिस्ट पत्रकार वाला नहीं, जर्नलिस्ट जीएन वाला, हाँ, ERAL वाला। तो उसमें यह है कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलिस्ट उतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना जर्नलिस्ट होता है, जिसको सामान्य चीजें ज्यादा पता है। तो इसलिए आप स्पेशलिस्ट का मतलब उसका एक फील्ड है, और हम लोग जैसे थोड़ा सब कुछ जान जाते हैं, थोड़ा, और वो ऐसा कोई ज्ञान नहीं, वो घूमते फिरते सर अपने आप में घूमने से भी तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है। अरे भाई, आप सबसे बड़ी शिक्षा तो 1000 miles is better than reading 1000 books। ये चाइनीज प्रोवर्ब है, थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है इसका। तो राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। ये था आज का एपिसोड आपके लिए, जहां हमने राजीव रंजन की नज़र से जाना कि बिहार की राजनीति सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, लोगों की आंखों और आवाज़ों में बसती है। राजीव जी ने हमें बताया, बहुत सारी बातें बताई, ज़मीन की धूल, चाय की भाप और जनता के चेहरे किस तरह असली माहौल लिखते हैं। राजीव, आपके साथ बातचीत हमेशा खास रहती है, और न्यूज़ रूम की दोस्ती आज फिर एक बार ऑन एयर लौटी। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे बड़े हैं, नमस्कार, अग्रज हैं, सीनियर हैं, सम्मानित है, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।